इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हम लोग एक एक लाइन, एक एक वर्ड, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओवरव्यू में हमें इसमें बताया जाता है कि स्टोरी ये जो हमें बताई गई है, इस स्टोरी को बताने का पर्पस ये है ताकि हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता चल जाए जो कि रिलेट होते हैं प्रोडक्शन से। ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल, मतलब ये विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है, एक पालमपुर गांव का हम लोग लेकर के चलते हैं कि इस गांव में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी जो पालमपुर गांव है, इसकी जो मेन एक्टिविटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो है इस पालमपुर गाँव की, वो है फार्मिंग होती है। यहाँ पर खेती सबसे ज़्यादा होती है और बाकी सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर पर यहाँ पे थोड़े कारखाने भी लगे हुए हैं। डेयरी मतलब दूध का प्रोडक्शन, बेचना, पनीर बेचना, है ना, ये सब, ट्रांसपोर्ट, सामान इधर उधर पहुँचाना, ये सारे काम भी यहाँ पर होते हैं लिमिटेड स्केल पे। बट सबसे ज़्यादा क्या होती है, फार्मिंग होती है। और काफ़ी सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। उनके लिए क्या क्या चाहिए होता है, काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, मैन मेड जो इंसान ने बनाए हैं वो चीज़ें चाहिए होती हैं, ह्यूमन के एफर्ट्स चाहिए होते हैं, मनी चाहिए होती है बाकी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और यही है कि इसी स्टोरी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे पूरे विलेज के बारे में और कैसे विलेज में काम होता है और क्या क्या हम इसे सीखेंगे। पालमपुर जो है वो वेल कलेक्टेड गांव है विद आसपास के गांव से, मतलब जो इसके नेबरिंग विलेजेस हैं, आसपास के गांव हैं, उससे भी पालमपुर काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। ठीक हो क्या। और इसके पास एक रायगंज नाम का एक बड़ा सा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है और वो ऑल वेदर रोड से कनेक्ट है। ऑल वेदर रोड का मतलब ये है कि वहाँ पे पक्की सड़क बनी हुई है, मिट्टी की, और जो कच्ची सड़कें होती हैं बारिश के मौसम में ख़राब हो जाती हैं। ऑल वेदर रोड वो होती हैं जो हर मौसम में, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर मौसम में वो सड़कें चलती रहती हैं, सही रहती हैं। तो पालमपुर विलेज जो है वो अपना जो विलेज के पास वाला जो बड़ा शहर है रायगंज, उससे ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है। रायगंज और उसके आगे वो स्मॉल टाउन एक और है शाहपुर, वहाँ से भी कनेक्टेड है। काफ़ी तरीके के ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रोड पे, जैसे कि बुलक कार्ट, बुलक तो आपको पता है ना, वो आगे जो है बांध देते हैं गाय भैंस वगैरह और उसको लेके जाते हैं, टांगे में अपना घोड़ा बांध देते हैं। बोगीज, ठीक है, बोगी वो होती है जैसे कि आगे भैंस बंधी होती है और पीछे थोड़ा बहुत चारा वगैरह सामान रखा होता है, जिसमें जागरी मतलब गुड़ लेके जाते हैं, गांव में बनता है ना गुड़। और काफ़ी सारी दूसरी कमोडिटीज़, जैसे कि आपको वहाँ पर मोटरसाइकिल्स वगैरह दिख जाएंगी, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। इस विलेज में लगभग 450 फैमिलीज़ हैं और उनकी कास्ट अलग अलग है। 80 अपर कास्ट की फैमिलीज़ हैं जो कि ज़्यादातर जो गाँव का लैंड है वो ओन करती हैं। मतलब 450 फैमिलीज़ में से 80 फैमिलीज़ जो है वो अपर कास्ट की हैं और ज़्यादातर जो गांव की ज़मीन है वो इसी फैमिली की, मतलब इन्हीं फैमिलीज़ की हैं, क्योंकि जो अपर कास्ट फैमिलीज़ होती हैं, अपर कास्ट लोग होते हैं, मेनली ज़मीनें हमारे देश में उन्हीं के पास काफ़ी टाइम से होती आई हैं। उनके हाउसेज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज हैं, मतलब जो अमीर लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, वो ईंट से और सीमेंट से बने हुए हैं। और जो एसीज हैं, दलित्स हैं, वो कंप्राइज करते हैं मतलब 1/3 पॉपुलेशन। ठीक है, 1/3 लोग जो हैं, जैसे कि 450 हो गया ना, 450 का 1/3 अगर आप निकालेंगे तो 3 और उसके बाद 3 5 15, तो लगभग 150 जो हैं फैमिलीज़ किसकी हैं, दलित्स की हो गई। ठीक है, और ये लोग जो हैं दलित्स काफ़ी किनारे पे, जैसे कि मान लो ये गांव है, गांव के बिल्कुल किनारे पे रहते हैं। इनके घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, मिट्टी के कच्चे घर इनके होते हैं मोस्ट ऑफ द हाउसेस। और जो गांव है ना हमारा ये विलेज पालमपुर है, इसके ज़्यादातर जो घर हैं उनमें इलेक्ट्रिक कमोडिटीज़ कनेक्शंस हैं, मतलब बिजली का कनेक्शन है इस गांव के ज़्यादातर घरों में। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्यूबवेल देखी होंगी आपने, कभी रास्ते में जाते हुए खेतों में खूब तेज़ी से पानी निकल रहा होता है तो वो ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल लगाए जाते हैं। ठीक है, और बिजली का इस्तेमाल छोटे बिजनेस में भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। इनका प्राइमरी जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है ना वो भी ठीक अच्छा है और गवर्नमेंट उसको चलाती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, मतलब जैसे कि मेडिकल स्टोर भी वहाँ पर है, जहाँ पर और थोड़े बहुत हॉस्पिटल्स है जहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। और डिस्क्रिप्शन जो है पूरा हमें जो ऊपर दिखाता है, ये हमें
इससे हमें समझ में आता है कि जो पालमपुर है वो काफ़ी डेवलप्ड है, मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि उसमें रोड नेटवर्क अच्छा है, वो अपने पास के शहर से अच्छे से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, बिजली भी आती है, इरिगेशन मतलब पानी देने के लिए ट्यूबवेल्स वगैरह भी लगी हुई हैं, स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब स्टोरी जो है ना पालमपुर की, वो ये इमेजिनरी विलेज है जो हम सोच रहे हैं, सिर्फ हमें काफ़ी सारी चीज़ों को बताने में हमारी हेल्प करता है कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस हमारे गांव में होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस का मतलब है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जैसे कि मान लो खेती हो गई एक तो, है ना, फिर उसके बाद आपने कोई कारखाना लगा दिया, वो हो गई, कोई पॉटर है वो घड़े बना रहा है, किसी ने छोटा सा कारखाना सपोज करिए कपड़े बनाने का लगा रखा है, किसी ने नमकीन का लगा रखा है, किसी ने पेन बनाने का, या कुछ भी हो सकता है। तो छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल स्केल के कारखाने भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, मगर मैक्सिमम लोग क्या है, फार्मिंग करते हैं। और क्या करते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हमने देख लिया, ट्रांसपोर्ट, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, शॉपकीपिंग का मतलब है दुकान खोल लेते हैं, और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हमें पालमपुर विलेज में देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आगे आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो एम जो होता है ना, मतलब जो लक्ष्य होता है, क्या पाना होता है प्रोडक्शन को, इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो प्रोडक्शन हम लोग इसलिए करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का मतलब होता है सामान, कोई भी, आपका पेन भी एक गुड है, और आपकी जो पूरा का पूरा बैग है वो भी एक टाइप का गुड ही होता है, तो सबको मिला करके हम गुड्स बोल देते हैं। सर्विसेज मतलब जैसे कि डॉक्टर, टीचर, है ना, बार्बर जो बाल काटता है, ये सारे के सारे सर्विस होती हैं। तो एम जो होता है ना प्रोडक्शन का, कुछ भी बनाने का एम यही होता है कि लोगों को सामान या कोई सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली रिक्वायरमेंट जो है, सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होता है आपका लैंड, आपकी ज़मीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और काफ़ी सारे अदर रिसोर्सेज जैसे कि पानी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, क्योंकि ज़मीन है, पानी तो चाहिए ही होता है, बेसिक नेसेसिटी है, पानी चाहिए होगा, फिर उसके बाद मिनरल्स चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आपने कोई फैक्ट्री या कुछ भी लगाया है तो किसी चीज़ पे तो लगाएंगे। मिनरल्स का मतलब है, जैसे कि सपोज करिए अगर आप लोगों ने आयरन स्मेल्टिंग की इंडस्ट्री लगाई है, आयरन स्मेल्टिंग मतलब लोहे को पिघला करके आप कोई और चीज़ उससे बनाते हैं, तो वो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, उसके लिए आपको कोयला भी चाहिए जलाने के लिए, तो ये होती है हमारे मिनरल्स। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई लैंड, क्योंकि लैंड पर ही जो भी कुछ काम है आप वो कर सकते हैं। फिर हो गया लेबर, अब काम करने के लिए जो लोग होते हैं ना, जो पीपल होते हैं जो काम करते हैं, वो होता है लेबर। काफ़ी सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, कि मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग ही वो काम कर पाते हैं, और काफ़ी सारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मैनुअल वर्क की ज़रूरत होती है, मतलब चीज़ों को उठाना, चीज़ों को रखना, संभालना, है ना, ये सारी चीज़ें मैनुअल वर्क होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तो एजुकेटेड लेबर चाहिए होती है, और एक हमें एजुकेटेड मैनुअल वर्क करने के लिए भी मजदूर वगैरह भी चाहिए होते हैं। फिर थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल होता है वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो हर स्टेज जो होती है प्रोडक्शन की, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको प्रोडक्शन करना है, आपको लैंड चाहिए होगा, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर एक बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, बिल्डिंग के अंदर किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यही सारी की सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, और बिल्डिंग्स। ठीक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट में जो चीज़ आप टच कर सकते हैं, जो चीज़ आप बना रहे हैं, वो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है। तो टूल मतलब जो औजार हो गए, मशीनें हो गई, सिंपल से सिंपल टूल से जो फार्मर का प्लो है, मतलब फार्मर का जो हल है, उससे लेकर के जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर्स, ये सारे के सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, और इनको आप कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपने आज इसको ख़रीदा है या फिर आज आपने इसको बनाया है, और कई सालों तक अगर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग फिजिकल कैपिटल कहते हैं। और फिजिकल कैपिटल के साथ साथ हम इसको फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कभी भी हुआ हो मगर आप इसको कई सालों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। अब आगे आता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल्स और मनी, ठीक है, अब आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जैसे कि आपको लोहा बनाने के लिए कार्बन चाहिए होगा, और आपको कोल चाहिए होगा, फिर आयरन ओर चाहिए होगा, तो इसके रॉ मटेरियल होगा। जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए आपको रुई चाहिए होगी, और ये सब खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आ गया, फिजिकल कैपिटल में पहली चीज़ आ गई टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। दूसरी चीज़ आ गई रॉ मटेरियल एंड मनी। ठीक है,
तो वही है इसमें कि कोई पॉटर है तो उसको क्ले खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कोई वीवर है कोई चीज़ बुनता है तो उसको यान धागा खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो रॉ मटेरियल मनी जो है ना आपके अगर हाथ में है तो इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो टूल मशीन बिल्डिंग की तरह ये जो है हमेशा बनी नहीं रहती, मतलब आपने टूल मशीन्स वगैरह बना लिए तो आप उसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये जो वर्किंग कैपिटल है ना ये तो रॉ मटेरियल है और ये तो पैसा है ना, रॉ मटेरियल मनी है, तो इनका इस्तेमाल आप एक ही बार कर सकते हैं। तो ये वाला जो हो गया फिजिकल कैपिटल में मेनली देखिए, फिजिकल कैपिटल जो था ना उसमें मेनली दो आते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में जो चीज़ें परमानेंट रह सकती हैं, थोड़े टाइम के लिए रह सकती हैं, जैसे कि आपके टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स वगैरह। वर्किंग कैपिटल में आता है रॉ मटेरियल और मनी। वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल और मनी आपकी आती है। अब एक और चौथी रिक्वायरमेंट भी होती है, वो होती है नॉलेज एंड एंटरप्राइज। तो चाहे आपके पास कोई भी चीज़ हो, आपके पास ऊपर की तीनों चीज़ें अवेलेबल हो, बट अगर आपके पास नॉलेज और एंटरप्राइज नहीं होगी तो देखिए फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है वो होती है नॉलेज और एंटरप्राइज की। नॉलेज जो है वही, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो ही ये जो ऊपर की सारी हमारी चीज़ें हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और हमारी लेबर, लैंड, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नॉलेज एंड एंटरप्राइज ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि जो फिजिकल कैपिटल है और आपका जो प्रोड्यूस है, जो आपका आउटपुट है, ठीक है, आप उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, इसके लिए ये फोर्थ जो है इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए ह्यूमन का मतलब इंसान, कैपिटल का मतलब जिस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर गेन्स के लिए। तो ये सारा का सारा लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये सारा का सारा कौन यूज़ कर रहा है इसका, एक ह्यूमन ही तो कर रहा है। ह्यूमन है तो ही तो सारे के सारे मिनरल्स हैं, कोई सा भी मिनरल है, जैसे कि आप डायमंड कह लीजिए, सोना कह लीजिए, और कोई सा भी कोल हो गया, मैंगनीज, सारे के सारे मिनरल्स यूज़फुल कैसे हैं, क्योंकि ह्यूमंस उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जो ह्यूमंस यूज़ करके इन सब चीज़ों को और ज़्यादा वैल्यूएबल बना देते हैं उसको ही हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो ये देखिए, ये ह्यूमन कैपिटल, ये लोग काम करें, लोग काम नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे बनेंगी। अब एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड। हर प्रोडक्शन जो होती है ना वो किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कंबाइन करके लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को और ह्यूमन कैपिटल को। तो हम लोग लैंड, ठीक है, प्लस लेबर, लैंड हो गया ज़मीन, लेबर हो गया काम करने वाले लोग, फिर फिजिकल कैपिटल, ठीक है, फिजिकल कैपिटल हो गई हमारी क्या, टूल्स हो गए हमारे, है ना, और मशीनरी हो गई, ठीक है, ये हमारे फिजिकल कैपिटल हो गए, फिर मनी हो गई, और फिर उसके बाद हमारा ह्यूमन कैपिटल। ये सारे के सारे सब मिल करके बनाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, दे आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये ही अब इसी की हेल्प से हम आगे का समझेंगे। अब फार्मिंग इन पालमपुर, अब फार्मिंग किस पर की जाती है, ज़मीन पर की जाती है। तो लैंड इज़ फिक्स्ड, लैंड इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब फार्मिंग जो है वो लैंड की हेल्प से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% लोग जो हैं जो कि काम कर रहे हैं वो या तो फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, या फिर फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। मेनली लोग पालमपुर में खेती पर ही डिपेंड करते हैं। फार्मर्स हो सकते हैं, लेबर हो सकते हैं, और लोग हो सकते हैं जो कि फार्मिंग से क्लोजली रिलेटेड हों। बट हम लोग को याद रखना है कि बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, मतलब कुछ दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। मतलब 1960s के बाद से ना लैंड जो है ना वो खेती के लिए बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है। एक तरीके से लैंड जो है ना वो फिक्स हो गया है, बिल्कुल भी उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया है। कल्टीवेशन जितना पहले हो रहा था 1960s से उतना ही, मतलब ज़मीन बिल्कुल नहीं आगे बढ़ पाई है। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज। वेस्टलैंड, ये टर्म क्या होता है, वेस्टलैंड का मतलब होता है खाली जगह जिसका पहले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, अब आपने उसको कल्टीवेबल लैंड में डेवलप कर दिया है। वेस्टलैंड था मतलब वेस्ट था, कुछ यूज़ नहीं हो रहा था, कल्टीवेबल लैंड में डेवलप कर दिया है का मतलब होता है कि अब उस पर खेती की जा सकती है, इस तरीके से उसको बना दिया गया है। अब देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब कोई स्कोप ही नहीं बचा है कि किसी भी तरीके से नया लैंड जो है उसमें और ज़्यादा कल्टीवेशन की जा सके। मतलब अब बिल्कुल एकदम से वो हो गया है, थ्रेशोल्ड हो गया है कि अब जगह ही नहीं है गांव में कि और ज़्यादा लैंड खेती के लिए यूज़ किया जा सके। तो देखिए
इसमें हमें बताते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है ना लैंड को मेजर करने की, वो हेक्टेयर होती है। बट हमारे देशों में, जैसे हमारे देश में अलग अलग गाँव में बीघा और गोटा वगैरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर। तो एक साइड 100 मीटर है, ठीक है, पर 100 मीटर के हिसाब से हम लोग हेक्टेयर को नापते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आता है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। क्या कोई तरीका है कि हम सेम लैंड से, मतलब हम लोगों का लैंड नहीं बदल रहा है बट हम सेम लैंड से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं। काफ़ी सारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होती हैं और फैसिलिटीज़ अवेलेबल है पालमपुर में, जो कि वुड रिजेंबल अ विलेज, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं इस तरीके की फैसिलिटीज़, और ये जो है वेस्टर्न पार्ट जो है ना यूपी का, उससे मैच करता है। सारा का सारा जो लैंड है उस पर कल्टीवेशन होता है, मतलब जितना भी लैंड अवेलेबल है सब पे कल्टीवेशन किया जाता है खेती के लिए। जो भी लैंड है घर वर को छोड़ के खेती के जो है उस पर उनको कभी खाद नहीं छोड़ते, हमेशा कल्टीवेशन होता रहता है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, खाली कोई भी ज़मीन नहीं छोड़ी जाती। रेनी सीजन जो होता है जिसको हम लोग खारिफ बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, अगले साल भी काम आएगा 10th में। जो रेनी सीजन होता है जिसको हम लोग खरीफ बोलते हैं, फार्मर्स उसमें क्या ग्रो करते हैं, ज्वार और बाजरा। तो खरीफ सीजन में यहाँ पर क्या उगाया जाता है, ज्वार बाजरा। और ये जो प्लांट्स हैं ये कैटल फीड, मतलब जानवरों के खाने के लिए ये उगाए जाते हैं। फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, फिर पोटैटो उगाया जाता है अक्टूबर दिसंबर में। और विंटर सीजन राबी में फील्ड्स आर सोन विद वीट। और विंटर सीजन में क्या उगाया जाता है, विंटर सीजन में उगाया जाता है राइस, ठीक है, सॉरी विंटर सीजन में तो वीट उगता है, क्योंकि वीट को कम पानी चाहिए होता है, ठंडी मौसम चाहिए होता है। हाँ, तो विंटर में वीट उगाया जाता है, अक्टूबर और दिसंबर वाले टाइम में पोटैटोज उगाए जाते हैं, और जो खारिफ रेनी सीजन होता है उसमें ज्वार बाजरा उगाया जाता है। अब आगे है, फ्रॉम वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स अनफ मनी। जो वीट उगाते हैं ना, जो गेहूँ उगाते हैं, उससे फार्मर को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। वो जो एक्स्ट्रा मतलब कुछ अपने फैमिली के लिए रख लेता है। और जो सरप्लस होता है, सरप्लस जो है ये वर्ड, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, कह सकते हैं आप इसको, एक्स्ट्रा, या फिर जो चीज़ ज़्यादा होती है ना उसको फिर बेच दिया जाता है, और इससे जो है उनका अपना अच्छा खासा खर्चा चल जाता है। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, और कुछ पार्ट जो है लैंड का वो शुगर केन की भी उसमें खेती की जाती है, जो कि साल में एक बार, पूरे साल शुगर केन जो है ना वो पूरे साल उगती है, और फिर एक बार उसकी कटाई होती है, मतलब वो ईयरली फसल है। बाकी सारी फसलें जो हैं वो 3-4 महीने में उग के कट जाती है, बट शुगर केन को पूरा एक साल लगता है। शुगर केन से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि जो गुड़ है, चीनी हो गई, ये सब शुगर केन से ही बनता है। और ये यहाँ पे पालमपुर में शाहपुर के ट्रेडर्स को ये लोग बेचते हैं। मेन रीज़न जो है, फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। मेन रीज़न कि फार्मर्स 3 फसलें एक ही साल में उगा पा रहे हैं, इसका ये कारण है कि वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन का जो सिस्टम है ना पालमपुर में, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। इस वजह से इरिगेशन, मतलब वो अच्छी सिंचाई दे पाते हैं अपने पौधों को, तो साल में 3 फसलें वो उगा पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी पालमपुर में आ गई है, इसकी वजह से इरिगेशन अच्छे से हो पाता है। पर्शियन व्हील्स पहले इस्तेमाल किया जाता था। पर्शियन व्हील आप लोगों ने ना, हाँ, 7th क्लास में हिस्ट्री की बुक में है पर्शियन व्हील की। यहाँ से उसको एक ऐसा बड़ा सा व्हील सा होता था और उसकी हेल्प से ना पानी निकाला जाता था। अब लोगों ने इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करे थे। फिर लोगों ने खुद भी काफ़ी सारे प्राइवेट ट्यूबवेल अपने इंस्टॉल कर लिए हैं। काफ़ी बड़ा एरिया इससे इरिगेट हो जाता है। बट यही है कि काफ़ी सारा हमारे देश में ऐसा भी एरिया है जो आज भी सिर्फ और सिर्फ रिवर पे डिपेंड करता है, और लगभग सिर्फ 40%, मतलब अगर टोटल हम लैंड एरिया जिस पे खेती की जा सकती है उसको 100 मान लें, तो सिर्फ 40% एरिया ही आज भी इरिगेटेड है, मतलब आज भी ट्यूबवेल्स वहाँ पे लगी हुई हैं। बाकी 60% एरिया तो रेन फेड ही है, जब बारिश पड़ती है तो तभी उग पाती है वहाँ फसल। तो अब एक और टर्म आता है हमारा यहाँ पर, मल्टीपल क्रॉपिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो अगर आप एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगा रहे हैं किसी लैंड पर, एक ही लैंड है, सेम लैंड पर अगर आप एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगा रहे हैं तो उस चीज़ को आप मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन वे है जिससे फार्मर की इनकम को अच्छे से बढ़ाया जा सकता है।
अब पालमपुर में वही हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा एक साल में 3 फसलें तो उगाई जाती ही हैं, तो वहाँ पर क्या हो रही है, वहाँ पर हो रही है मल्टीपल फार्मिंग। तो पालमपुर के सारे किसान कम से कम 2 क्रॉप्स तो उगाते ही हैं और लगभग 15 साल से वहाँ पे 3 फसलें उगाई जा रही हैं, जिसमें एक फसल है पटेटो। अब ये आता है इसमें ये एग्रीकल्चर के बारे में है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस तरीके से आप लोग इरिगेशन का एरिया बढ़ा सकते हैं पालमपुर विलेज में, तो इतना वो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से आप किस तरीके से प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक तो आपने देख लिया इरिगेशन करके, फिर उसके बाद इरिगेशन अगर पॉसिबल होगा तो आप 2 से 3 फसलें लगा सकते हैं। एक ही साल में एक एक खेत में 3-3 फसलें लगाई जा सकती हैं, जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अदर वे है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है आपको ये रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आना है। मतलब आप सोच लीजिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे ना पूछा जाए कि मॉडर्न मेथड्स क्या हैं फार्मिंग के, क्या क्या यूज़ होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो HYV सीड्स, इसको हम बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। फिर आते हैं फर्टिलाइजर्स, फिर आते हैं पेस्टिसाइड्स, फिर डैम्स बना दिए गए हैं, इरिगेशन होता है, कैनाल से पानी आता है, पंप सेट्स लगाए गए हैं, फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है मॉडर्न फार्मिंग में। HYV सीड्स हो गए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इरिगेशन हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है ईल्ड को बढ़ाने के लिए। ईल्ड का मतलब होता है उपज, जितनी ज़्यादा मतलब जैसे सही मात्रा में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा HYV वगैरह का, तो ईल्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा फसल उगती है। मिड 1960s के टाइम में जो सीड्स होते थे ना, वो ट्रेडिशनल सीड होते थे और वो रिलेटिवली लो उनकी ईल्ड होती थी। मतलब जो सीड्स थे उनकी फसल उपज कम होती थी, मगर वो ट्रेडिशनल, उनको ये सब चीज़ें जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल उनको करने की ज़रूरत नहीं होती थी। फार्मर्स काऊ डंग का इस्तेमाल करते थे और नेचुरल मैन्योर की तरह उसको यूज़ करते थे, और ये सारी चीज़ें फार्मर्स के पास अवेलेबल होती थी। बट अब जो HYV सीड्स हैं ये बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो हर साल फार्मर को इसको ख़रीदना पड़ता है, और इसमें इरिगेशन भी बहुत चाहिए होती है, पानी काफ़ी लगता है इन फसलों में, और फिर इंसेक्ट भी खा जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी की सारी चीज़ें लगती हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है लेट 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडियन फार्मर ने काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेशन किया वीट का और राइस का HYV सीड्स का इस्तेमाल करके। कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, ये HYV सीड्स जो थे ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन को, मतलब जो ये खेती बाड़ी में प्रोडक्शन होती थी ना, इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। सेम पीस ऑफ लैंड अब बहुत ज़्यादा जो है फसल देने लगा। और HYV सीड्स जो है काफ़ी ज़्यादा, इनको केमिकल फर्टिलाइज़र भी चाहिए होते हैं और पानी भी इनको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, और पेस्टिसाइड्स में का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छे रिजल्ट आ सके। हायर ईल्ड जो है वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें डालेंगे ना तो ही हायर ईल्ड्स आपकी आ सकती हैं, वरना नहीं आएंगी। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये सबसे पहले ट्राई किया गया था, इसलिए ही आज वहाँ के किसान काफ़ी अमीर हैं। फार्मर्स इन रीजन्स के ट्यूबवेल उन्होंने इस्तेमाल किया इरीगेशन के लिए, HYV सीड्स यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, और सम ऑफ देम उन्होंने मशीनें खरीद ली, ट्रैक्टर खरीद लिए, वो अपने खेतों की जुताई करते थे, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर्स खरीद लिए, कटाई भी आराम से कर लेते थे, और इससे उनकी ईल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई। पालमपुर जो है उसकी भी ईल्ड जो है ना, yield of wheat grown from the traditional variety is what 1300 kg। तो अगर ट्रेडिशनल वैरायटी जो है देश में वैसे पहले से पाई जाती थी, उसमें 1300 kg जो है 1 हेक्टेयर में प्रोड्यूस होता है, और HYV सीड के साथ 3200 kg पर हेक्टेयर होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बट आप ये भी तो देखिए, खैर अभी इनकी बुराई बाद में करेंगे, पहले अच्छा यही देख लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन में फार्मर्स की, और इससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेचा तो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉफिट हुआ। अब ये आगे आते हैं, विल द लैंड सस्टेन। अब हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से फार्मिंग को हम आगे बढ़ा सकते हैं, बट अगर अब हम लोग देखें विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड इस चीज़ को झेल पाया? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड जो है वो तो एक नेचुरल रिसोर्स है, और उसको हम लोग बहुत ही ध्यान से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट हमें बताती हैं कि फार्मिंग मेथड की हेल्प से हम लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है काफ़ी सालों से, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा है 1960s के टाइम से। 50 मतलब कितने 70 साल, मतलब 60s से लेकर के अभी तक का अगर हम लोग हिसाब देखें तो कितना ज़्यादा समय हमें हो गया है, 50-60 साल लगभग
पूरे पूरे मान लीजिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना वो ख़त्म होने लगती है। और बहुत ज़्यादा जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज़्यादा इरीगेशन की वजह से ग्राउंड वाटर टेबल जो है ट्यूबवेल के इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है और हमारे रिसोर्सेज ख़राब हो रहे हैं, रिसोर्स को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। एक तो मिट्टी, सॉइल ख़राब हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ज़मीन में से इतना ज़्यादा ट्यूबवेल की हेल्प से पानी निकल रहा है तो वाटर की कमी हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है वाटर का। सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और एक बार अगर डिस्ट्रॉय कर दिया हमने इनको बिल्कुल पूरी तरीके से, तो इनको वापस सही करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोगों को एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट थोड़ी सस्टेनेबल वे में करनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में भी सही तरीके से काम आ सके। अब वो ये इसमें बताया गया है, सिस्टर एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जो कि लैब्स वगैरह में बनते हैं वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और वो वाटर में घुल जाते हैं और एकदम से प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड, उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को सॉइल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि और रहते भी नहीं है, वो बाहर निकल जाते हैं, ग्राउंड वाटर में आ जाते हैं, हमारे पीने के पानी में आ जाते हैं, हमारे पीने के पानी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, रिवर्स में पहुंच जाते हैं, लेक्स में पहुंच जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे बैक्टीरियाज को भी किल कर देते हैं जो सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसका मतलब ये है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने के बाद सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें उपज फिर कम आने लगती है। कुछ टाइम के लिए तो उपज अच्छी आएगी, बट फिर थोड़े टाइम बाद क्या होने लगेगा, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत होने लगेगी। तो वही है कि फर्टिलाइजर्स का कंजप्शन जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स ये लोग यूज़ करते हैं, तो अब इनकी मिट्टी जो है वो ख़राब होने लगी है और अब वो उतना इनपुट नहीं देती, इतना ज़्यादा फसल नहीं उगती है जितनी पहले उसमें उगा करती थी। तो यही वाली चीज़ हमें इसमें बताई गई है। अब आता है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स।